चलो शुरू। हेलो एवरीबॉडी, आज आपके साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे कॉम्पिटिटिव सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन पर बेस्ट काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में आते हैं और साथ ही साथ में होता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, अगर ढंग से ना समझे जाएं और याद किए जाएं तो ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है। लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग शुरुआत यहाँ से करें। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, some chairs have broken, और एक और लिखा, they have broken some chairs, और एक और लिखा, they have some broken chairs, एक और लिखा, they have some chairs broken। ठीक है, अब हमें शुरुआत करनी है इन सेंटेंसेस से। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट्स रिटन हियर आर करेक्ट और इनकरेक्ट, कि ये जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है और ब्रोकन मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, यहाँ पर भी हैव हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन मेन वर्ब है और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस में जो हैव हमने यूज किया है ये वर्ब है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो हम इसके बाद में नाउन ना लिख के डिटरमिनर लिख के डायरेक्ट वर्ब लिखते, तो यहाँ पर ये वर्ब है। जब हम ये जान जाएंगे कि हैव वर्ब है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ भी ब्रोकन वर्ब है, यहाँ भी ब्रोकन वर्ब है। अब देखिए समझना है इसे कि वर्ब जो होता है वो कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है, जिससे हमें किसी काम के होने या किए जाने का पता चलता है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई काम किया तो वर्ब एक्सप्रेस करेगा उसको, कुछ काम हुआ तो उसको भी वर्ब एक्सप्रेस करेगा। कुल मिलाकर डूइंग और हैपनिंग को एक्सप्रेस करना काम वर्ब का होता है। ठीक है, ऐसे समझना है। जैसे हमने एक वर्ब लिखी किल, किल डूइंग है, किल करना मतलब किसी को किल कर देना, तो ये डूइंग है। इसमें कोई डूअर होगा जो किसी काम को परफॉर्म करेगा और तो कोई किल हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे वर्ब लिख दिया रेन। अच्छा, रेन में कोई डूअर नहीं होता, ये हैपनिंग है। तो वर्ब हम कहते हैं उन वर्ड्स को जिनसे हमें किसी काम के होने या किए जाने का पता चलता है। किसी ने कोई काम किया तो उसको एक्सप्रेस वर्ब करेगा, कुछ काम हो गया किया किसी ने नहीं तो उसको भी एक्सप्रेस वर्ब करेगा। तो वर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी हमें बीइंग डूइंग या हैपनिंग का पता चलता है। ठीक है, किल डूइंग है, रेन हैपनिंग है। अब क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो दोनों को एक्सप्रेस करती हैं। दोनों का मतलब है वो डूइंग भी एक्सप्रेस करती हैं और हैपनिंग भी एक्सप्रेस करती हैं। जैसे कि ये जो वर्ब हमने एग्जांपल में ऊपर यूज किया ब्रेक, ब्रेक जो वर्ब है ये डूइंग भी हैपनिंग भी। ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है और टूट जाना भी है, दोनों मीनिंग इसके हैं। ये हैपनिंग भी एक्सप्रेस करती है और डूइंग भी एक्सप्रेस करती है। चेयर्स हमें पता है कि डूअर नहीं हो सकती, ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा है ये सेक्शन के लिए डूअर नहीं हो सकता, तो ये जो ब्रोकन वर्ब है ना यहाँ पे हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, सम चेयर्स हैव ब्रोकन, नोबडी हैज ब्रोकन देम, किसी ने उन्हें तोड़ा नहीं है, वो अपने आप टूट गए। ठीक है, अच्छा फिर हमने लिखा दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स। यहाँ पे क्या हुआ, जो दे हमने सब्जेक्ट लिखा ना ये डूअर है, इसने एक्शन को परफॉर्म किया, ये डूअर है। तो यहाँ पे जो ब्रोकन वर्ब है ना डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है। तो ब्रोकन वहां भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। यहाँ पे वर्ब डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है, इसमें कोई डूअर है जिसने इस काम को किया है, और यहाँ पे वर्ब जो है वो डूइंग को नहीं एक्सप्रेस कर रही है, वो हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। तो वर्ब के थ्रू हम किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो केवल डूइंग को, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो केवल हैपनिंग को एक्सप्रेस करती हैं। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दोनों एक्सप्रेस करते हैं, डूइंग भी और हैपनिंग भी। ब्रेक है, चेंज है, चेंज का मतलब चेंज होना भी है, चेंज करना भी है। प्रूव है, प्रूव का मतलब प्रूव करना भी है, प्रूव होना भी है। मेल्ट है, मेल्ट का मतलब पिघलना भी है, मेल्ट होना भी है और करना भी है। ग्रो है, ग्रो करना भी है और इसका मतलब ग्रो होना भी है। फ्लाई करना भी है, फ्लाई होना भी है। रन करना भी है, रन होना भी है, भागना भी है। ठीक है, किसी चीज को चलाना भी है। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो दोनों ही होती हैं। हाइड है, ठीक है, हाइड करना भी है, हाइड हो जाना भी है।
ओपन है, खोलना भी है, खुलना भी है, क्लोज है, बंद करना भी है, बंद होना भी है, स्टार्ट है, स्टार्ट करना भी है, स्टार्ट होना भी है, स्टॉप है, स्टॉप करना भी है, स्टॉप होना भी है, ठीक है। कुक है, पकना भी है, पकाना भी है, बॉईल है, उबलना है, उबालना भी है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब्स। बर्न अगर हम फॉर एग्जांपल लिखें, बर्न का मतलब जलना भी है, जलाना भी है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब्स दैट एक्सप्रेस बोथ डूइंग एंड हैपनिंग एंड ब्रेक इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे ब्रेक वर्ब हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है, यहाँ पे ब्रेक वर्ब डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे वर्ब हैव है, यहाँ पे वर्ब ब्रेक थी, यहाँ पे वर्ब हैव है। अब ये जो वर्ब है ना हैव, इसको देखिए हम कब यूज करते हैं, अगर हम कभी भी हैव को यूज करते हैं एज अ वर्ब, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इफ वी एवर यूज हैव एज अ वर्ब। वैसे तो हैव जो है, हैव की जो बाकी फॉर्म्स होती हैं, हैव एज एट, इनको हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स बना के परफेक्ट टेंसेस में, लेकिन ये वर्ब भी होती हैं। जब हैव की फॉर्म्स को हम वर्ब बना के यूज करते हैं तो या तो ये हमारे पोजीशंस को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, या ये किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाती हैं। पोजीशन का मतलब समझना, सपोज वी पजेस समथिंग, कोई चीज हमारी है और वो हमारा मतलब हम उसके मालिक हैं, तो वो हमारा पोजीशन होगी, तो हम उसको हैव वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस कर देंगे। आई हैव दिस वॉच, आई हैव दिस मार्कर, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव अ कार, दिस दैट वगैरह। तो जो हैव वर्ब हमने यहाँ पर यूज किए, दे हैव सम चेयर्स, ये हैव वर्ब इसलिए यूज की गई क्योंकि हमें उनके पोजीशन को एक्सप्रेस करना है। दे हैवंट डन एनीथिंग, उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, बस हमें उनका पोजीशन डिस्क्राइब करना है। तो ये हैव वर्ब हमने यूज किया है यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमें इसके थ्रू किसी के पोजीशन को रेफर करना है। तो हैव तो वर्ब हो गई जो कि पोजीशन एक्सप्रेस कर रही है। अब ब्रोकन क्या है, ब्रोकन है एडजेक्टिव, दे हैव सम चेयर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स, ब्रोकन। तो जो चेयर्स है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, सॉरी ब्रोकन व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, चेयर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब नाउन को जो भी डिस्क्राइब करेगा वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। बाकी हमने पहले भी बात डिस्कस की होगी किसी न किसी वीडियो में, ना डिस्कस किया तो अपना ध्यान देना है कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हमेशा एडजेक्टिव होता है, कि जब भी हम व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। दे हैव सम चेयर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स डू दे हैव, ब्रोकन। तो ब्रोकन जो है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ चेयर्स टूट गई हैं, हैपनिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने कुछ चेयर्स तोड़ दी हैं, डूइंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस ना करके उनके पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। दे हैव सम चेयर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स डू दे हैव, ब्रोकन। तो ब्रोकन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें आते हैं कि इसमें ब्रोकन क्या है, ठीक है, हैव वर्ब है, लेकिन हमने हैव वर्ब किस लिए यूज किया। अब देखिए, अब यहाँ पे ना हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है। तो जो हैव वर्ब हमने यूज किया वो इसलिए यूज किया क्योंकि हमें इसे ब्रोकन को पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो एक बार समझ लेना। हमें पता है कि वर्ब का जो बेसिक एट्रीब्यूट होता है वो होता है डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करना। किसी ने कोई काम किया तो डूइंग हो गया, कोई काम अपने आप हुआ तो हैपनिंग हो गया। तो उन दोनों डूइंग और हैपनिंग को वर्ब एक्सप्रेस करती है। लेकिन इसके अलावा अगर हमें एक तीसरा मीनिंग चाहिए हो, जैसे कि ब्रेक के दोनों मीनिंग हो गए, ब्रेक का मतलब डूइंग भी हो गया, ब्रेक का मतलब हैपनिंग हो गया, ब्रेक का मतलब टूटना भी हो गया, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी हो गया। लेकिन अगर मैं एक मीनिंग और कन्वे करना चाहूँ, तोड़वाना, ठीक है, चेयर्स अपने आप टूट गई तो हैपनिंग हो गया, उन्होंने तोड़ दी तो डूइंग हो गया। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस यूज करूं ना तो जिसमें कुछ हुआ हो, ना किसी ने कुछ किया हो, बल्कि किसी ने किसी और को कॉज किया हो वो काम कर दे, तो वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मीनिंग वर्ब का अपना ओरिजिनल नहीं होता। ग्रो का मतलब ग्रो होना होता है, ग्रो करना होता है, करवाना नहीं होता, ठीक है। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, टूटना होता है, तोड़वाना नहीं होता। चेंज का मतलब बदल देना होता है, बदल जाना होता है, बदलवाना नहीं होता। तो वो जो मीनिंग है ना, वो वर्ब का अपना बेसिक मीनिंग नहीं होता। पॉजिटिव मीनिंग वर्ब में हमें एट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वो जो पॉजिटिव मीनिंग होता है वर्ब में, उसको एट्रीब्यूट करने के लिए हम कुछ और वर्ब्स यूज कर लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं दूसरी वर्ब्स को पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए, ठीक है। इसमें से जो वर्ब्स हमारे सिलेबस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस काफी ज्यादा पेपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है हैव, गेट एंड मेक, ठीक है। इनके यूजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो डी ऑप्शन हमने हैव यूज किया ना, ये वर्ब है और इसके थ्रू हम किसी पोजीशन को रेफर नहीं कर रहे। इसको हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें इस ब्रोकन वर्ब को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। ऑल दिस फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन वर्ब है, यहाँ भी ब्रोकन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन वर्ब हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है, यहाँ पे डूइंग एक्सप्रेस कर रही है। इन दोनों सेंटेंसेस में हैव वर्ब है और जो ब्रोकन है यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो पॉजिटिव वर्ब्स, जिन वर्ब्स को पॉजिटिव बना दिया जाता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं। मेन वर्ब होती है जो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करने के लिए यूज करते हैं।
अगर हम टेंस चेंज करें या सब्जेक्ट चेंज कर दें तो ये वर्ब चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगी, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस चेंज करने से, सब्जेक्ट चेंज करने से चेंज नहीं होती हैं। तो ये जो ब्रोकन है, इस वर्ब को हमने कॉस्टिव बना दिया हैव की मदद से, और इसका मतलब हो गया कि वो चेयर्स तोड़वाते हैं। मतलब वो चेयर्स तोड़ने का, मान लीजिए उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें उन्हें चेयर्स तोड़नी पड़ती हैं, तो वो कुछ अपने आप कर लेते हैं या बाकी औरों से करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो दे है हमारा, ना तो वो ब्रेक करता है चेयर्स को, ना वो ब्रेक होता है, ना सब्जेक्ट हमारा ब्रेक होता है, ना सब्जेक्ट ब्रेक करता है, बल्कि वो किसी और को कॉज करते हैं कि वो इस काम को कर दे। अब वो किसे कॉज करते हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं दे हैव सम चेयर्स ब्रोकन, तो यहाँ पे अंडरस्टूड नहीं हो जाएगा बाय समवन। बाय समवन का मतलब किसी भी थर्ड पर्सन से, कोई भी पर्सन रहता है वो उससे वो ये काम करवाते हैं उन्हें। तो ये जो हैव का कॉस्टिव वाला यूज होता है ना, ये हम लोगों को सीखना है। आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इन कॉस्टिव वर्ब से बेस्ड, जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं सर। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि हैव को जब भी हम यूज करते हैं एज अ वर्ब, वैसे तो हैव की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं परफेक्ट टेंस की, लेकिन जब हम इन्हें यूज करते हैं एज वर्ब, तो या तो हमारे पोजीशंस को रेफर करती हैं या किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाती हैं। ये इतना मुश्किल जानना होता नहीं है, आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप जान जाएंगे कि हमने हैव को क्यों यूज किया, किसी के पोजीशन को रेफर करने के लिए यूज किया या किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया। तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए ये मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। आप प्रैक्टिस करते होंगे तो प्रीवियस की बुक्स में मिल जाता होगा। क्वेश्चन क्या है, लाइक ह्यूमन बींग्स जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। अब जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। अब मैं इसके आपको ऑप्शंस देता हूं कि हमें क्या ऑप्शंस यूज करने हैं इस ब्लैंक में। एक ऑप्शन है फिल, एक ऑप्शन है फिल्ड, एक ऑप्शन है फिल्स और एक ऑप्शन है टू फिल। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन ऑप्शंस के डिफरेंस समझें तो जो फिल है वर्ब वो बेस फॉर्म है वर्ब की, टू फिल इंफिनिटिव है नॉन फाइनाइट वर्ब, फिल्स वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए, अब फिल्ड वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, मतलब सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो ये तो हमारे ऑप्शन के डिफरेंस हो गए। अब आज अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और हैव मेन वर्ब है। ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके डायरेक्ट बाद हम वर्ब लिखते हैं, इसके बाद हमने देखो एक नाउन लिख रखा है डेंटिस्ट, तो ये हैव वर्ब हो गई। अब हमने कहा कि जो वर्ब होती है हैव या हैव की फॉर्म्स, तो उनका काम होता है या तो किसी पोजीशन को रेफर करना या किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाना। ये हमें समझना है कि हैव हमने क्यों यूज किया, भाई इस हैव को यूज करने का हमारे पर्पस क्या है। इस हैव को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें उनके पोजीशन को रेफर करना है, या इसलिए यूज कर रहे हैं किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। तो आप वो मतलब सेंसिबिलिटी से पता चलेगा कि सेंटेंस सेंसिबल कब है, किस मीनिंग में सेंसिबल है। तो हमें पता है कि अगर हम ये मान लें कि हैव वर्ब उनके पोजीशन को रेफर कर रही है, कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास डेंटिस्ट होता है वैसे उनके पास भी डेंटिस्ट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स का पोजीशन नहीं होता डेंटिस्ट, दे गो टू डेंटिस्ट फॉर सम एक्शन, वो डेंटिस्ट के पास किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन डेंटिस्ट का पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे हैव वर्ब को हमने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि हमें एनिमल्स के पोजीशन को रेफर करना है, इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन में हमें वर्ब दी गई और हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अपने दांत अगर उनमें कैविटी हो जाए तो अपने फिल नहीं कर लेते, डेंटिस्ट से फिल करवाते हैं। उसी तरीके से जू एनिमल्स को भी अपने दांत डेंटिस्ट से फिल करवा लेने चाहिए, ये मीनिंग इसका है। तो ये जो फिल वर्ब है ना, इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। पॉजिटिव इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि जो हमने सब्जेक्ट यूज कर रखा है एनिमल्स, ये डूअर नहीं है। एनिमल्स फिल नहीं कर सकते, कोई और ही करेगा फिल होते हैं, तो मतलब ये खुद डूअर नहीं है, ना तो ये फिल होंगे ना ये फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिल वर्ब का मतलब होता है फिल करना, करवाना होता नहीं है, तो हमें वर्ब को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने हैव लिख दिया। अब ये हैव जो हमने यूज किया ना, वो इसलिए यूज किया क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। तो जब भी हम हैव को यूज करेंगे किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो वहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है पेपर में आया वो, एक मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज करके लिख देता हूं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स zoo animals
must have their teeth dash। अब देखिए ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ डैश। अब ध्यान से देखें तो ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव वर्ब है, अभी भी वर्ब है, ठीक है। अच्छा अब हमें देखना है कि हैव अगर ये वर्ब है तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, हम जो एनिमल्स के पोजीशन को रेफर कर रहे हैं या हम किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। तो एक बड़ी सीधी सी बात है, जब भी हैव को यूज करोगे एज अ वर्ब तो या तो ये किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाएगा, पोजीशन एक्सप्रेस करेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हैव यहाँ पे हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम जो एनिमल्स के पोजीशन को रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है मस्ट क्या एक्सप्रेस करता है, सजेशन। अगर हम ये लिख दें कि मस्ट हैव यहाँ पे पोजीशन एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब हम जो एनिमल्स के बारे में ये बात कह रहे हैं कि उनके भी दांत होने चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी दांत होते हैं, ठीक है। तो हैव वर्ब को हम उनके पोजीशन रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। कौन सी वर्ब है, ये जो ऑप्शन में हमें दी गई है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो इस हैव वर्ब को हमने यहाँ भी पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया, यहाँ भी यूज किया। डिफरेंस ये है कि हैव के साथ यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है डेंटिस्ट, वो उस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बनाएंगे डूअर है। भाई ये जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट फिल करेगा, डेंटिस्ट को तो फिल नहीं किया जाएगा। तो हैव के साथ यहाँ पे लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बनाएंगे डूअर है। अच्छा यहाँ पर हैव के साथ जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है देयर टीथ, ये डूअर नहीं है क्योंकि टीथ तो फिल नहीं करेंगे, उनको फिल किया जाएगा। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ना हैव के साथ में, ये उस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं नॉट डूअर, ठीक है। तो जब ये नॉट डूअर है, डूअर कोई और होगा, तो इसका मतलब जो यहाँ पे वर्ब हम लिखेंगे वो पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी, यहाँ पे जो लिखेंगे वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी, ठीक है। अब देखिए अगर हमें किसी वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट बना के किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को लिखना हो, जैसे ये हैव वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट डेंटिस्ट हो गया, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो जनरली इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। लेकिन हैव के साथ में इन्फिनिटिव वाला एक पहले से स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है, जैसे कि मैंने लिखा आई हैव नो डाउट्स टू आस्क, ठीक है। अब मैंने लिख दिया आई हैव नो डाउट्स टू आस्क, तो ये हैव जो है ना हमारी पोजीशन को एक्सप्रेस कर रही है कि मेरे पास कोई डाउट्स नहीं है। किस लिए है किस लिए नहीं वो अलग बात है, वो इन्फिनिटिव बता देगा। क्योंकि हैव के साथ में पहले से एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट के साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट बना के एक इन्फिनिटिव को यूज कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये हैव जो वर्ब यहाँ पे यूज हुई ना, ये पोजीशन एक्सप्रेस कर रही है, ये अपना ध्यान देना, ये हैव जो हमने यूज किया ये वर्ब है, और ये वर्ब यहाँ पे हमने इसलिए यूज की क्योंकि इसके थ्रू हम उनके पोजीशन को रेफर करना चाहते हैं। तो हैव के साथ में अगर हमें पोजीशन रेफर करना हो तो वो जो पोजीशन हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव बन जाता है। लेकिन हमें पता है ये हैव हम इसलिए यूज करें क्योंकि पोजीशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी गई। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना के बेयर इन्फिनिटिव लिखेंगे, बेस फॉर्म। यहाँ पे इन्फिनिटिव पहले से लिखा है, नहीं तो ये मीनिंग एम्बिगुअस हो जाएंगे कि ये वाला मीनिंग कन्वे करना है, ये वाला कन्वे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेंटिस्ट के साथ में बेस फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की बेस फॉर्म होती है, मैंने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा, ये इन्फिनिटिव हो गया, इसमें से 2 हटा दिया, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज की, तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। तो हम यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे फिल, तो इसका आंसर हो गया फिल। लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल देयर टीथ। अच्छा यहाँ पे जो हमने हैव के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा देयर टीथ, ये जो देयर टीथ हमने लिखा ये डूअर नहीं है, डूअर है डेंटिस्ट। तो जब सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो वहां पे वर्ब का पैसिव मीनिंग चाहिए होता है। पैसिव मीनिंग जो होता है ना वो पास्ट पार्टिसिपल का होता है। पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री। अगर ये पैसिव वाली बात ना समझ में आई हो तो एक एग्जांपल से समझ लेना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, a confused question or a confusing student। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है, अगर हम किसी वर्ब को यूज करें एज एन एडजेक्टिव, जैसे यहां पे देखना है ये क्वेश्चन वर्ड नाउन है और ये स्टूडेंट वर्ड भी नाउन है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब बातें मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ पे मैं पहले से बाकी चैप्टर में उनका रेफरेंस दे चुका होता हूँ, तो उसके बाद मैं कॉस्ट टेबल पढ़ाता हूँ तो बच्चे अपने को रिलेट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे समझने के लिए बातों को। ये क्वेश्चन नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है। अब उन नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिख दिया। यहाँ पे कंफ्यूजिंग को लिख दिया और यहाँ पे कंफ्यूज को लिख दिया। हमने लिखा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड। फिर हमने लिखा अ स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, कंफ्यूजिंग। अब एक कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग दोनों ही वर्ब हैं जिनको एडजेक्टिव बना के लिख दिया। ये थर्ड फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म है।
अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करें किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एज एन एडजेक्टिव, तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर हम कभी किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करें, ठीक है, तो उसकी दो फॉर्म होती है। एक तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। और एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो कि एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करती है। कभी हम लोग डिटेल में पास्ट पार्टिसिपल के यूजेस भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में काफी होते हैं, लेकिन अभी समझना शॉर्ट में कि जब हम किसी वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखते हैं तो अगर उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। एक्टिव पैसिव यहां से समझना, जैसे ये वर्ब हमने एडजेक्टिव बना के इस नाउन के साथ लिखी और यहां पर इस नाउन के साथ लिखा, अगर ये नाउन इस वर्ब का डूअर हो तो एक्टिव मीनिंग हो जाएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं कोई और डूअर हो तो पैसिव मीनिंग होगा, पास्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा। हमें पता है क्वेश्चन जो होता है वो कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन को कोई कंफ्यूज नहीं करता। तो इस वर्ब को जिस नाउन के साथ हमने एडजेक्टिव बना के लिखा है वो नाउन इस वर्ब का डूअर नहीं है, कोई और डूअर है, मतलब यही डूअर है, क्वेश्चन ही डूअर है, कोई और नहीं है, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे कंफ्यूजिंग। अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, वो डूअर है, तो हमें एक्टिव मीनिंग चाहिए, एक्टिव मीनिंग हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट कई बार तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। स्टडी जो करता है ना वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, दूसरे को नहीं करता। तो जो स्टूडेंट है ना वो कंफ्यूज करेगा नहीं, वो हो जाएगा। पैसिव मीनिंग चाहिए, तो पैसिव मीनिंग चाहिए तो पास्ट पार्टिसिपल लिख दो कंफ्यूज्ड। तो जो कंफ्यूज हमने पास्ट पार्टिसिपल लिखा ना, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है और पैसिव मीनिंग कन्वे कर रही है। तो फिर से एक बार समझ लो, अगर हम कभी किसी वर्ब को एडजेक्टिव बना के किसी नाउन के साथ लिखें और वो वर्ब का डूअर वो नाउन हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर वो नाउन नहीं उस वर्ब का कोई और डूअर हो तो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है, ये डिफरेंस होता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमने देयर टीथ लिखा है ये डूअर नहीं है वर्ब का, टीथ तो फिल नहीं करेगा, टीथ को फिल किया जाएगा। जैसे वहां पे जो है ना वो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं करेगा, वो हो जाएगा, तो पैसिव मीनिंग चाहिए तो कंफ्यूज लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे टीथ नहीं डूअर है, कोई और डूअर है, तो पैसिव मीनिंग चाहिए तो हमने पैसिव मीनिंग फिल लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार समझ लो, अगर हम कभी किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए हैव का यूज करें तो वो वर्ब जैसे हम पॉजिटिव बनाते हैं वो या तो लिखी जाती है थर्ड फॉर्म में या लिखी जाती है बेस फॉर्म में। अब वो बेस फॉर्म में लिखनी है, थर्ड फॉर्म में लिखनी है, ये डिसाइड करेगा कि हैव के साथ लिखा गया ऑब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है कोई और। अगर वो ऑब्जेक्ट जो हमने हैव के साथ लिखा है उस वर्ब का जैसे हमें पॉजिटिव बनाना है डूअर हो तो वर्ब की बेस फॉर्म, अगर वो नहीं कोई और डूअर हो तो पैसिव मीनिंग चाहिए होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये बेयर इन्फिनिटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के बेयर इन्फिनिटिव है। जब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं एक दो क्वेश्चंस लिखता हूं यहाँ पर जो आपने प्रीवियस ईयर की बुक्स वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। Mr. Seth had his students to do the work in time। एक सेंटेंस। दूसरा, they will have this message send to everyone। अब जैसे हमने यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं, अब आप ध्यान से देखना, ये है वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है मैसेज, और ये हैड भी वर्ब है क्योंकि इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है इज स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि अगर हम हैव की फॉर्म को एज वर्ब यूज करेंगे तो या तो ये पॉजिटिव मीनिंग किसी वर्ब को कन्वे करेगी या फिर ये किसी के पोजीशन को एक्सप्रेस करेगी। हमें ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमने हैव को यूज किया एज अ वर्ब क्यों यूज किया। क्या हम मिस्टर सेठ के स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि उनके अपने स्टूडेंट्स थे? ये तो बताने की जरूरत है नहीं, जब हिज स्टूडेंट्स लिखा तो ऐसे बता लिया उनके स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो हैड वर्ब हमने यूज किया ना वो हमने स्टूडेंट्स को
पोजीशन है मिस्टर सेट का, ये बताने के लिए नहीं यूज की, वो हमने इसलिए यूज की क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। अगर हम कह रहे हैं कि मिस्टर सेट के स्टूडेंट्स थे, तो इसका मतलब वो जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए मिस्टर सेट टीचर हो गए। अगर मिस्टर सेट उनके लिए टीचर हो गए तो इसका मतलब मिस्टर सेट ने अपने आप काम नहीं किया बल्कि किसी से करवाया। तो वो जो पॉजिटिव मीनिंग चाहिए उसके लिए हमने इस हेड को यूज किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स काम करेंगे कि स्टूडेंट्स को किया जाएगा, स्टूडेंट्स काम करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो इस वर्ब के लिए डूअर हो गए, तो इसको बेस फॉर्म में लिखो डू, तो ये आंसर हो गया। मिस्टर सेट हैड हिज स्टूडेंट्स डू द वर्क इन टाइम। और ये जो डू हमने लिखा ना, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव। और ये सिंपल सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब बस एक ही है, ऐड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। नेक्स्ट में जी यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव वर्ब है। अब ये हैव हमने क्यों यूज किया कि उनके पास ये मैसेज होगा, ये बताने के लिए नहीं, ये मैसेज उनका पोजीशन नहीं है, ये इसलिए हमने हैव को यूज किया क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। ये लोग जो है ये मैसेज भेजेंगे नहीं, भिजवाएंगे, मतलब किसी को कॉज करेंगे कि वो मैसेज भेज दे। तो ये जो हैव के बाद हमने मैसेज लिखा है, अब हमें ये देखना है कि ये उस वर्ब के लिए जिसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं डूअर है या नॉट डूअर। ऑब्वियस बात है, मैसेज तो सेंड नहीं करेगा, मैसेज को सेंड किया जाएगा, तो ये नॉट डूअर है। जब ये नॉट डूअर है तो काम कोई और करेगा, जब काम कोई और करेगा ये नहीं करेगा तो पैसिव मीनिंग चाहिए। पैसिव मीनिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है पास्ट पार्टिसिपल का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंट। थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेंट होती है। यहाँ पे एक्टिव मीनिंग चाहिए था तो हमने इन्फिनिटिव लिख दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर हम हैव को कभी भी यूज करें किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए तो वर्ब या तो बेस फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म या बेस फॉर्म का पता चलेगा तब जब हम ये देख लें कि हैव का जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा वो क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ आपके लिए। शी हैड सीवियर toothache, so she decided to dash। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, she had severe toothache, so she decided to dash। एक क्वेश्चन मैंने इसके लिख दिया, have her teeth removed। दूसरा लिख दिया, have removed her teeth। एक तीसरा लिख दिया, remove her teeth। एक और लिख दिया, have her teeth removed। अब देखिए ये ऑप्शंस हो गए। ठीक है, ये जो भी आपको ऑप्शंस यूज करने हैं मैं पहले से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ एक बात कि यहाँ पे डिसाइडेड हमारी मेन वर्ब है। अब आप जो भी वर्ब यहाँ पे लिखोगे ना इसके बाद वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी। वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करें, डूइंग कन्वे करें, हैपनिंग कन्वे करें, वो अलग बात है, लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। बात ये है डिसाइडेड हमारी मेन वर्ब है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को ए ऑप्शन को देखें तो हमने हैव के बाद में टीथ यूज किया है, तो इसका मतलब वो हैव वहां पे वर्ब हो जाएगी और टीथ उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि वो हैव को अगर हम वहां पे एज अ वर्ब यूज करेंगे तो किस लिए यूज करेंगे, उसके पोजीशन को रेफर करने के लिए, उसके पोजीशन के साथ नहीं ना। तो वो जो हम सी के साथ में हैव यूज करेंगे वो पोजीशन रेफर करने के लिए नहीं होगा, वो उस रिमूव वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए होगा। मान लीजिए किसी पर्सन के तेज दांत दर्द है तो अपने दांत को अपने आप तो नहीं उखाड़ लेगा, वो किसी और को कॉज करेगा कि वो ये काम करे। तो हम हैव को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें उस रिमूव वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। लेकिन हमें पता है कि जो रिमूव वर्ब है इसके लिए ये हर टीथ डूअर तो है नहीं भाई, टीथ तो रिमूव नहीं करेंगे, टीथ को रिमूव किया जाएगा। अगर ये डूअर नहीं है कोई और डूअर है तब तो इसको थर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए था, ये तो बेस फॉर्म लिखी हुई है तो गलत हो गई भाई। अगर हम हैव को यूज करें किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए तो वो जो वर्ब पॉजिटिव बनाई जा रही है वो बेस फॉर्म में तब आती है जब हैव के बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट उसका डूअर हो। अब टीथ डूअर तो है नहीं, तो टीथ डूअर नहीं है तो आप बेस फॉर्म नहीं लिखो, थर्ड फॉर्म लिखो, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन देखिए क्यों गलत हो जाएगा, मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ एक तरीका। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा ए, आई वॉन्ट टू हैव सीन टू हैव गॉन देयर। एक ऑप्शन मैंने और लिखा, आई रिपेंट टू गो देयर। अब देखना ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनमें ये वांट हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पे रिपेंट मेन वर्ब है, यहाँ पे रिपेंट है मेन वर्ब और यहाँ पे वांट है मेन वर्ब।
इन मेन वर्ब के साथ में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज की, यहाँ पे टू हैव गॉन और यहाँ पे टू गो। अभी टू हैव गॉन क्या है, टू गो क्या है, अपना समझ लेना। ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो होता है वो हमने पढ़ा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है ये। लेकिन जो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमने लिखा ना, ये भी इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब परफेक्ट चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, जो भी परफेक्ट होता है ना, ये जो परफेक्ट फॉर्म में लिखा होता है वो कंप्लीशन को करता है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो हम टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है और इसको हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनेटिव है, ठीक है, ये उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो इंडेफिनिट हो। आई वांट टू हैव गॉन लिखा एंड आई रिपेंट टू गो देयर लिखा। अब ध्यान से देखना, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, इसका मतलब ये एक्शन इससे पहले हो गया होगा तभी इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ा। और अगर ये इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब ये काम नहीं हुआ होगा तभी इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा। लेकिन ध्यान से देखो तो ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो हम रिपेंट करते हैं वो हम बाद में करते हैं। रिपेंट हम करते हैं किसी ऐसे एक्शन को जो कि हो चुका होता है। अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रिपेंट कर रहे हैं जो कि हो चुका है तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव भी परफेक्ट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, टू हैव गॉन। तो ये हमें लिखना पड़ेगा टू हैव गॉन। आई रिपेंट टू हैव गॉन देयर, कि मतलब वहां जाकर मैं पछता रहा हूं, मतलब मैं जा चुका हूं, अब पछता रहा हूं बाद में। तो चूंकि वो काम हो चुका है पहले, तो हम उसको परफेक्ट फॉर्म में लिख देंगे टू हैव गॉन। लेकिन यहाँ पे देखना ऐसा नहीं है, मैंने कहा आई वांट टू हैव गॉन देयर, वहां जाना चाहता हूं, तो इसका मतलब भी गया नहीं होगा, क्योंकि जब मैं चले जाऊंगा तो चाहूंगा क्यों। तो अगर मैं कुछ चाहता हूं तो इसका मतलब वो काम अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। बाद में होगा तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखो, टू गो। आई वांट टू गो देयर, आई रिपेंट टू हैव गॉन देयर। अब फिर से समझ लो एक बार, अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें मेन वर्ब के साथ में जो कि उससे पहले हो गया हो तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्योंकि वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो कि ना हुआ हो, आगे होगा, तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में। हमें पता है कि रिपेंट हम उन्हीं चीजों को करते हैं जो कि हो चुके हैं, जो काम हो चुके हैं उन्हीं को रिपेंट किया जाता है। तो वो हो चुका काम है, कंप्लीट स्टेट का है, कंप्लीट स्टेट का है, तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखो। इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म होगी टू हैव गॉन। चाहते हैं कुछ ऐसा जो भी नहीं हुआ, बाद में होगा, तो उसको अपने इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखो, टू गो। तो अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो मेन वर्ब से पहले हो गया तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, बाद में होगा तो इन्फिनेटिव। अब यहाँ क्या होगा, ये डिसाइडेड मेन वर्ब है और ये टू लिखा हुआ है। अगर मैं ये ऑप्शन लिख दूं टू हैव रिमूव्ड, तो इसका मतलब ये टू हैव रिमूव्ड इन्फिनेटिव हो गया, परफेक्ट फॉर्म का। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब से पहले हुआ होगा, लेकिन इससे पहले तो नहीं हो सकता। हमें पता है कि पर्सन डिसाइड पहले करता है, काम बाद में करता है। जैसे कि दे डिसाइडेड to have taken some rest। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, they decided, decided मेन वर्ब हो गई, to have taken परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। हमें पता पहले उन्होंने डिसाइड किया होगा, बाद में रेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले रेस्ट कर लिया और बाद में डिसाइड किया हो, ठीक है। तो चूंकि ये काम पहले नहीं बाद में होगा तो इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखो, to take, they decided to take some rest। तो जो भी हम डिसाइड करते हैं वो काम बाद में होता है, पहले होता नहीं है। तो पहले होता नहीं तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लिख नहीं पाओगे। तो जो हैव रिमूव्ड है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है और जो भी हम काम डिसाइड करते हैं वो बाद में होता है, पहले नहीं। तो उसको परफेक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि अगर हम हैव को पॉजिटिव वर्ब बना देंगे तो उसके साथ में लिखा गया टीथ जो है वो डूअर नहीं है, उसके लिए थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बेस फॉर्म लिखी हुई है। इसमें आ जाओ, अगर हम लिखते हैं शी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, तो देखिए इन्फिनेटिव तो सही है भाई, हमने पढ़ा कि डिसाइड के साथ इन्फिनेटिव आता है, टू टेक। तो यहाँ पे डिसाइड के साथ इन्फिनेटिव लिखा हुआ टू रिमूव, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका मीनिंग बकवास है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने अपने आप ही डिसाइड किया कि टीथ रिमूव कर लेते हैं। अपने आप कोई टीथ रिमूव नहीं कर लेगा, उसको करवाना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव मीनिंग चाहिए होगा, वहां पे तो पॉजिटिव वर्ब ही नहीं यूज की, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हैव हो गई वर्ब जिसको हम यूज कर रहे हैं इस रिमूव वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए, और हैव के साथ जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है टीथ, ये डूअर नहीं है इस वर्ब का, तो थर्ड फॉर्म में आएगी, रिमूव हो, सही हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह में आते हैं। तो कुल मिला के इन एग्जांपल से एक बात तो क्लियर होगी, जब भी हम हैव को यूज करेंगे किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो वर्ब या तो बेस फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। बेस फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में यूज करना है, ये जानने के लिए आपको हैव के साथ लिखा गया ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि हैव के साथ लिखा गया ऑब्जेक्ट उस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं डूअर है या कोई और। अगर वही डूअर है तो बेस फॉर्म वर्ब की वेरी इन्फिनेटिव, अगर वो नहीं कोई और है तो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो कि पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि तुम्हें ये भी पता करना पड़ेगा कि हैव जो यूज किया वो क्यों यूज किया, किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए या पोजीशन को रेफर करने के लिए। तो उतना तो सेंस अपना काम करना ही पड़ेगा, उतना हर एक चीज तो उधार के काम को नहीं करेगी।
तो थोड़ा सा अपना पहले सेंटेंस पढ़ो, ये देखो हैव वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। जब पता चल जाए कि वर्ब है तो ये देखो कि क्यों यूज किया जा रहा है उसको सेंटेंस में, किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया जा रहा है या किसी के पोजीशन को रेफर करने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया जा रहा है तो वो दूसरी वर्ब सेंटेंस में जो यूज हो रही होगी उसको बेस फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो बेस फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का हमें पता चल जाएगा उस हैव के ऑब्जेक्ट से। अगर वो हैव का ऑब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है तो बेस फॉर्म, नॉट डूअर है तो थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गए। अब हम आते हैं अपनी दूसरी पॉजिटिव वर्ब पे। दूसरी जो पॉजिटिव वर्ब आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है गेट। अब देखिए गेट को भी हम यूज करते हैं किसी भी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, गेट के साथ में भी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर हम गेट को किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज करें तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैंने लिखा द मैन got his friends dash him the man got his friends dash his work। एक दूसरा हमने लिखा the man got his work dash। अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, टू डू, डज, डन। अब देखो यहां पे समझना, ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब है गॉट। अब हैव के साथ तो क्या होता है कि हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, तो वहां पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो। गेट के साथ तो क्या गेट केवल वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है। अब हमें पता है गेट का मतलब होता है किसी चीज को पाना, रिसीव करना। आई गॉट द मनी, मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। आई गॉट द न्यूज, मुझे खबर भी मिल गई। अब हमें ये देखना है कि ये गेट वर्ब हमने किस लिए यूज की। क्या हम ये कहना चाहते थे मैन गॉट हिज फ्रेंड, मैन को अपने फ्रेंड्स मिल गए, द मैन गॉट हिज वर्क, मैन को अपना काम मिल गया? नहीं, गेट वर्ब को हम यहाँ पे रिसीव करने के मीनिंग में कन्वे नहीं कर रहे हैं। असल में हमने गेट वर्ब को इसलिए यूज किया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ये दूसरी वर्ब है ऑप्शन में जिसको हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना क्यों? क्योंकि डू का मतलब करना होता है, डू का मतलब होता है करना। लेकिन ये जो मैन है ना, इसने खुद काम नहीं किया, क्योंकि अगर इसने खुद ही काम किया होता तो हम डू को वर्ब बना के लिख लेते, फिर तो गेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो हम सीधे लिख देते द मैन डिड हिज वर्क, द मैन डज हिज वर्क। तो ये जो मैन है ना वो एक्चुअल में इस वर्ब का डूअर नहीं है, क्योंकि अगर वो डूअर होता ना तो ये डायरेक्ट मेन वर्ब बन जाती। तो हमने इसलिए इस वर्ब को यूज किया है यहाँ पे गेट को, क्योंकि इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। ना तो किसी ने मैन को किया, ना मैन ने कुछ किया, बल्कि उसने किसी और को कॉज किया कि वो काम करे। तो हमने इसलिए गेट को यूज किया क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। अब हमें पता है कि डू का मतलब करना होता है, करवाना तो नहीं होता। वो मीनिंग हमें कैसे लिखेगा, वर्ब में कैसे आएगा? वो मीनिंग वर्ब में एट्रीब्यूट करने के लिए हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव इसको कौन बनाएगा? ये गेट। तो ये गेट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी इसके साथ भी होती हैं कि एक तो ये कि हम गेट के साथ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो उस वर्ब के लिए जिसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं डूअर हो, और एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो उस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं नॉट डूअर हो। जैसे वर्क है, वर्क तो काम नहीं करेगा, वर्क को किया जाएगा तो ये नॉट डूअर हो गया। अच्छा, जब नॉट डूअर हो तो पैसिव मीनिंग चाहिए होगा, थर्ड फॉर्म में लिखना हर बार में, तो डन आ गया, द मैन गॉट हिज वर्क डन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने हिज फ्रेंड्स लिखा। अब फ्रेंड्स काम करेंगे, फ्रेंड्स को तो नहीं किया जाएगा, तो ये फ्रेंड्स डूअर है। जब ये डूअर है गेट के साथ में तो इन्फिनिटिव लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू डू। फिर से ध्यान देना, अगर हम हैव और गेट के साथ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो उस वर्ब के लिए जिसे पॉजिटिव बनाना जाए, डूअर ना हो कोई और हो, तो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, हैव के साथ में अगर हम डूअर लिखते हैं तो बेस फॉर्म आती है बेयर इन्फिनिटिव। वो क्यों आता है वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, गेट के साथ में अगर डूअर लिख दोगे तो फिर इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। तो गेट भी पॉजिटिव बनाने के लिए यूज होती है, हैव भी यूज होती है, दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस इतना होता है स्ट्रक्चर में कि गेट के साथ अगर हम डूअर लिखते हैं तो हमें इन्फिनिटिव लिखना पड़ता है, हैव के साथ में डूअर लिखते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव यूज करना होता है। नॉट डूअर होने पे दोनों के साथ ही हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, जो कि पैसिव मीनिंग कन्वे करती है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। वी कैन नॉट get our parents accepted this proposal।
we shall get our house to paint on Diwali। अब जैसे हमने दो क्वेश्चंस लिख दिए, we cannot get our parents accepted this proposal and we shall get our house to paint on Diwali। अब हम देखो यहाँ पे ये get यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है। अब हमें ये देखना है कि गेट वर्ब हम यूज किस लिए कर रहे हैं। क्या हम किसी चीज को रिसीव कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने कुछ रिसीव किया, कि हमने अपना घर रिसीव कर लिया, हमने अपने पेरेंट्स रिसीव कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो गेट वर्ब है ना, इसका एक्चुअल में यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ये वर्ब बस इसलिए यूज है क्योंकि वो दूसरी वर्ब यूज हो रही है एक्सेप्टेड और टू पेंट, उसको पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है हमने अपने हाउस रिसीव कर लिया या हमने पेरेंट्स रिसीव कर लिया। वर्ब यहाँ पे किसी रिसेप्शन को रेफर नहीं कर रहे, हमने मतलब कुछ ऐसा रिसीव किया उसको नहीं रेफर करना है। ये हमने गेट वर्ब इसलिए यूज की क्योंकि हमें इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है और इस वर्ब को पॉजिटिव बनाना है क्योंकि हम हाउस को पेंट करेंगे नहीं बल्कि किसी और से करवाएंगे, जो भी करेगा। ठीक है, ऑफ प्रपोजल को हमें नहीं एक्सेप्ट करना, पेरेंट्स को करना है, लेकिन हम पेरेंट्स से करवा नहीं सकते प्रपोजल। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट करना होता है, पेंट का मतलब पेंट करना होता है, करवाना पेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट करवाना नहीं होता है। तो वो मीनिंग एट्रीब्यूट करने के लिए हमने इन वर्ड्स को पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ पे देखो गेट के साथ में जो हमने पेरेंट्स को ऑब्जेक्ट बना के लिखा है, तो हमें पता है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, उनको किया नहीं जाएगा, तो पेरेंट्स डूअर है। अगर गेट के साथ में लिखा गया ऑब्जेक्ट डूअर हो तो वो वर्ब जिसे पॉजिटिव बना रहे हो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा करो, टू एक्सेप्ट। We cannot get our parents to accept this proposal। अच्छा, यहाँ पे हमने गेट के साथ में जो ऑब्जेक्ट लिखा है our house, ये नॉट डूअर है क्योंकि हाउस तो पेंट नहीं करेगा, हाउस को पेंट किया जाएगा। अब करेगा कौन, कोई भी करे, पेंटर करेगा या जो भी करेगा। तो ये यहाँ पे जो हाउस है ना, ये डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। जब डूअर ये नहीं है, कोई और है, तो हमें पैसिव मीनिंग चाहिए वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, we shall get our house painted on Diwali and we cannot get our parents to accept this proposal। ठीक है, ये गेट के साथ में या तो इन्फिनिटिव या थर्ड फॉर्म। ये जो हैव और गेट के हमने यूजेस डिस्कस किया ना, इन्हीं यूजेस पे काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे पेपर में और आता है। ये आता है वॉइस चेंज करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, हैव दिस लेटर पोस्टेड। हमारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है वॉइस चेंज करने के लिए, इसका वॉइस चेंज करना है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो आपको इसको पैसिव बना देना है, और अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो इसको एक्टिव बना देना है। मैं चाहूंगा पहले एक बार आप इसका मीनिंग समझें कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके बाद में फिर हम इसे देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना है या पैसिव से एक्टिव बनाना है। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने इसका मीनिंग ये समझ लिया कि ये लेटर पोस्ट हो चुका है, ठीक है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा होता और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लगी होती। अच्छा, एक तो यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, दूसरा उस केस में लेटर सब्जेक्ट हो जाता और वर्ब यहाँ पे हैव नहीं हैज लिखनी पड़ती। ठीक है, चूंकि लेटर पोस्ट नहीं कर सकता तो इसको हमें पैसिव भी लिखना पड़ता है, हैज बीन पोस्टेड। तो अगर इसका मतलब ये हो सकता है कि लेटर पोस्ट किया जा चुका है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिखते हैं, हैज दिस लेटर बीन पोस्टेड। तो अगर किसी बच्चे को ये लगा कि उसका मतलब है कि लेटर पोस्ट हो चुका है, तो वो मीनिंग उसका नहीं है, इसका है, हैज दिस लेटर बीन पोस्टेड। इसका मतलब है कि लेटर पोस्ट हो चुका है। ठीक है, लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। लेटर जो है वो पोस्ट वर्ब का डूअर नहीं है, तो हमने उस वर्ब को पैसिव फॉर्म में बीन पोस्टेड लिख दिया। ठीक, ये जो हैव दिस लेटर हमने पोस्टेड लिखा ना, इसका मतलब है लेटर को पोस्ट करवाओ, और ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे जो हैव है ये वर्ब है, और जो लेटर है वो इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है यू। यू जो हमारा लिसनर है उसको हमने ऑर्डर किया कि इस लेटर को पोस्ट करवाओ। हम उससे नहीं कर रहे कि तुम पोस्ट कर दो, हम चाहते हैं कि वो किसी और से पोस्ट करवाए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इस वर्ब को हैव यूज किया। पॉजिटिव किस वर्ब को बनाना है, पोस्टेड को बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस लेटर को पोस्ट करवाओ। ठीक है, अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो हैव हटाओ और गेट लिख दो, तो तुम्हें मीनिंग समझ में आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, हैव दिस लेटर पोस्टेड या गेट दिस लेटर पोस्टेड, दोनों का मीनिंग सेम है कि इस लेटर को पोस्ट करवाओ किसी से, खुद नहीं करो। तो हैव और गेट वर्ब हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि हमें इस पोस्टेड वर्ब को पॉजिटिव बनाना था। मीनिंग समझ में आ गया। अब हमें वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हैव और गेट ये दोनों वर्ब है ना, इनके अपना पैसिव नहीं बनता। इनका पैसिव इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इन वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं होता है।
हमें पता है कि किसी भी वर्ब का जब हम पैसिव बनाते हैं तो होता है कि उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, जिसने एक्शन के इफेक्ट को रिसीव किया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो वर्ब पैसिव हो जाती है, इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। लेकिन इन वर्ब्स में कोई इफेक्ट नहीं होता। हैव और गेट वर्ब मैंने आपको बताया इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग है वो पोस्ट का है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है। और दीज वर्ब्स डोंट हैव एनी इफेक्ट, तो इन वर्ब्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इफेक्ट का ट्रांजिशन नहीं होता, इफेक्ट का ट्रांजिशन नहीं होता तो पैसिव नहीं बनता। तो हैव और गेट वर्ब का तो कभी पैसिव बनता नहीं है, भूल जाओ। अच्छा, जब सेंटेंस में मेन वर्ब का पैसिव नहीं बनता तो जो एक्टिव पैसिव हम चेंज करते हैं वो हम चेंज करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। जैसे यहाँ पे हमने पास्ट पार्ट्स में लिखा ना नॉन फाइनाइट वर्ब पोस्टेड, तो इसका हमें वॉइस चेंज करना पड़ेगा। अब अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसको पैसिव कर दो, पैसिव में है तो एक्टिव में कर दो, इसका तो वॉइस चेंज होगा नहीं, इन दोनों वर्ब का नहीं चेंज होगा, ठीक है। हमें पता है कि पोस्टेड पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है वो पैसिव मीनिंग कन्वे करती है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि जो दिस लेटर हमने सब्जेक्ट बना के पोस्टेड के साथ लिखा वो इसका डूअर नहीं है, इसका डूअर कोई और है। तो कुल मिला के मीनिंग भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि इस वर्ब का वॉइस चेंज करना है और ये पैसिव में और एक्टिव में लिखना है। तो मैं इसका एक ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे एक्टिव में, मैं इसका लिख देता हूं ऑप्शन पोस्ट दिस लेटर, कि वॉइस चेंज करके एक्टिव फॉर्म में लिख दो पोस्ट दिस लेटर। ये एक्टिव बन गया, ठीक है। पोस्ट दिस लेटर एक्टिव हो गया, हैव दिस लेटर पोस्टेड पैसिव हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, उसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। जब भी हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव चेंज करते हैं तो हमें वहां पे ध्यान रखना होता है कि ना तो उसका मीनिंग चेंज हो ना ही उसका टेंस चेंज हो। ऐसे समझना, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम ने आम खाया, ये एक्टिव हो गया, और मैं इसका पैसिव बना के लिख दूं आम ने राम खाया, तो गलत हो गया ना। ये तो दो अलग अलग मीनिंग हो गए, ये कैसे आंसर होगा? तो ये सब गलत हो गया। तो जब भी हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो वहां पे हमें ध्यान रखना होता है कि उसका मीनिंग ना चेंज हो जाए। ये दो मीनिंग है, यहाँ पे हम यू से कह रहे हैं कि लेटर पोस्ट करवाओ, यहाँ पे हमने कहा कि पोस्ट कर दो, तो ये दो अलग अलग मीनिंग हो गए। ये एक्टिव जरूर है वर्ब यहाँ पे पोस्ट, लेकिन ये उसका मीनिंग नहीं है। ये पता है किसका पैसिव है, अगर हम एक्टिव है, अगर हम इसको ऐसे लिखें लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, तो ये जो बी पोस्टेड है ना ये पैसिव मीनिंग है और इन दोनों का मीनिंग सेम है। ये दोनों एक दूसरे के एक्टिव पैसिव। अगर ये लिखा हो पैसिव बनाना हो तो ये रहा आंसर, ये लिखा हो एक्टिव बनाना हो तो ये रहा आंसर। इन दोनों का मीनिंग सेम है, उसका मीनिंग इन दोनों से ही अलग है, ठीक है। तो उसका आंसर ये नहीं हो सकते, तो फिर उसका आंसर क्या होगा ये समझना है। तो देखिए अभी भूल गए होंगे, लेकिन अभी मैंने थोड़े समय पहले बताया था कि जब हम ये लिखते हैं ना हैव दिस लेटर पोस्टेड, तो यहाँ पे मीनिंग अंडरस्टूड होता है बाय समवन, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पोस्ट वर्ब है ना इसका डूअर कोई और है, समवन का मतलब कोई भी थर्ड पर्सन, ठीक है, ना ये लेटर है ना यू है। तो जब हम इस वर्ब को एक्टिव में चेंज करेंगे तो इसका वो जो डूअर है समवन, उसी को इसका सब्जेक्ट बना के लेटर की जगह लिखना पड़ेगा। तो इसका पैसिव, इसका एक्टिव ऐसे नहीं बनेगा, इसका एक्टिव पता है कैसे बनेगा, गेट समवन टू पोस्ट दिस लेटर। अब यहाँ पे देखो टू पोस्ट वर्ब के साथ में हमने दिस समवन लिख दिया, ये जो समवन है ये डूअर है, तो ये वर्ब एक्टिव बन गई। अच्छा, दिस लेटर जो इसका सब्जेक्ट था अभी देखो वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये वर्ब एक्टिव हो गई। तो हम इसका पैसिव ऐसे लिखेंगे, एक्टिव ऐसे लिखेंगे गेट समवन टू पोस्ट दिस लेटर। अब एक चीज समझना, मैंने कहा हैव और गेट का मीनिंग सेम होता है, तो चाहे हम हैव दिस लेटर पोस्टर लिखें या हम गेट दिस लेटर पोस्टर लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। जब दोनों का वहां पे मीनिंग सेम है तो यहाँ भी हम गेट की जगह हैव यूज कर सकते हैं, ऐसे लिख दें हैव समवन। अब यहाँ पे देखना, जब हम ये लिख देंगे हैव समवन, ठीक है, तो जो हैव के साथ अगर डूअर लिख दोगे तो यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव लिखना पड़ेगा पोस्ट, हैव समवन पोस्ट दिस लेटर। तो कहने का मतलब इन दोनों में से कोई भी लिखा हुआ तो आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन लिखा हो हैव दिस लेटर पोस्टेड या गेट दिस लेटर पोस्टेड और उसका हमें एक्टिव बनाना पड़े, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वही सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, हैव गेट को अगर हम किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज करें और इसके बाद में लिखा गया हुआ ऑब्जेक्ट उस वर्ब के लिए जिसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं, नॉट डूअर, तो हमें वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखनी पड़ती है जो कि पैसिव मीनिंग कन्वे करती है। लेकिन अगर हम गेट के साथ में ऑब्जेक्ट डूअर लिखते हैं तो वो वर्ब जिसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं वो हमें इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखनी पड़ती है जो कि एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है। लेकिन अगर हम हैव के साथ में डूअर लिखते हैं तो वो वर्ब जिसे हम पॉजिटिव बना रहे होते हैं वो हमें पेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखनी पड़ती है। तो हैव और गेट पे बेस्ड पेपर के मतलब आने वाले क्वेश्चंस हो गए जो कि पॉजिटिव वर्ब के यूजेस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है।
मेक बच गई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे जो हैव और गेट के यूज पे बेस्ड होंगे, और मेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो तक के लिए बाय, थैंक्स एवरीबॉडी। कितना बड़ा होगा